नमस्कार साथियों, जय हिंद। आपके साथ फिर से मैं मौजूद हूं इस छोटे छोटे वीडियो की श्रृंखला में एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के। और वो सारे जो टॉपिक मैं सेलेक्ट कर रहा हूं वो सब आप ही की डिमांड, आपके मैसेजेस जो देखता हूं, और वहां आप सर्वोच्च प्राथमिकता पे जिन जिन टॉपिक्स को जानना चाहते हो उन टॉपिक्स को मैं लेता हूं इन संक्षिप्त 5-6 मिनट की वीडियो में। और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि मैंने पिछले जितने भी दिन में जो वीडियोस डाले हैं वो सभी वीडियोस आपने बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ दे करके उन्हें पसंद किया है, लाइक किया है। और सबसे बड़ी बात, आपने ये कमेंट किया है कि उसने आपके कई सारे भ्रम को या इधर उधर से जो कहीं गैर तथ्यात्मक आपने पढ़ा उसको कहीं दूर करने में मेरे वो वीडियो सफल रहे हैं। तो मेरा पढ़ाना सार्थक रहा है। मैं आपके साथ ये जो मेरा सफ़र है, रीट आपकी 2 दिन में हो जाएगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मेरा ये सफ़र आपके साथ रीट के जस्ट आफ्टर, जब आपका 2nd ग्रेड आपका चल रहा होगा, जब आपकी व्याख्याता भर्ती परीक्षा चल रही होगी, निश्चित तौर पर मैं वहाँ भी आपके साथ ऐसे ही कुछ टॉपिक्स को लेकर के मैं मौजूद रहूँगा। और वहाँ हम लोग एक लंबी यात्राएं हम लोग करेंगे। तो मैं आज के इस टॉपिक में जिस बिंदु को ले रहा हूँ वो बच्चों का बहुत ज़्यादा पसंदीदा बिंदु है, जिस पे बच्चे बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रखते हैं। ब्लूम की टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण जो होता है शिक्षण उद्देश्यों का, उस पर हम लोग बात करेंगे। और ब्लूम की इस टैक्सोनॉमी को आप समग्र तौर पे आपको समझना है, क्योंकि इसमें से निश्चित तौर पर सभी विषयों की शिक्षण विधियों में अच्छे खासे प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें टैक्सोनॉमी जो शब्द है, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण जो है, टैक्सोनॉमी ये वास्तव में जैविक वर्गीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। यानी कि जैविक वर्गीकरण में इस टर्म का उपयोग किया गया, जिसे ब्लूम ने अपने शिक्षण उद्देश्यों के वर्गीकरण में इस शब्द को प्रयोग में लिया। सबसे पहले हम एक चर्चा को इसके साथ जोड़ेंगे। B.S. ब्लूम ने, बेंजामिन एस ब्लूम जो थे, उन्होंने और उनके सहयोगियों ने सबसे पहले इस बात को कहा कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया, जैसा पहले ये माना जाता था कि सीखने का अर्थ केवल मानसिक क्षमताओं के विकास से है, ये पूर्व की अवधारणाएं थी। लेकिन ब्लूम ने और उनके सहयोगियों ने इस बात को शामिल किया कि सीखने सिखाने की प्रक्रिया में व्यवहार के 3 पक्ष निहित होते हैं, और वो 3 पक्षों का विकास होना सीखने सिखाने की प्रक्रिया की पूर्णता का द्योतक होता है। और वो 3 पक्ष जो होते हैं, उन 3 पक्षों को नाम दिए। ये मैं विस्तार से तो आपको पढ़ा चुका हूं, मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूं और आपके करेक्शंस कर रहा हूं। तो जो पहला जो पक्ष होता है वो संज्ञानात्मक पक्ष होता है। संज्ञानात्मक पक्ष जिसका संबंध हमारी बौद्धिक क्षमताओं से, हमारी मानसिक क्षमताओं से होता है, जिसमें हम कुछ चीजों को जानना, सीखना, याद करना, प्रत्यास्मरण करना, आवश्यकता पड़ने पर पुनः याद उठाना, वो सारी चीजें जिस सीखने सिखाने की स्थितियों से जो रिलेशन होता है। तो संज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन जिसको कहते हैं, ये हमारा एक पहला पक्ष था। और इस पक्ष के अंतर्गत जो उद्देश्यों का निर्धारण किया वो स्वयं B.S. ब्लूम ने किया 1956 में, 1956। आप सन ध्यान रखेंगे, यद्यपि मैं इस बात को बोल चुका हूं कि साइकोलॉजी में और शिक्षण विधियों में सन वाले जो प्रश्न हैं, टाइमलाइन के जो प्रश्न हैं, वो बहुत कम आते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि संज्ञानात्मक पक्ष जो था उसके उद्देश्यों का वर्गीकरण स्वयं B.S. ब्लूम ने किया। उसके बाद जो दूसरा पक्ष, जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो दूसरा पक्ष निहित था, वो पक्ष था भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। और ये जो पक्ष होता है, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध आपके मानसिक क्षमताओं से, बौद्धिक क्षमताओं से होता है, उनके विकास से होता है, वहीं भावात्मक पक्ष का जो संबंध होता है वो आपकी संवेगों से होता है, आपकी रुचियों से होता है, आपकी अभिवृत्तियों से होता है। तो एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम केवल ये अपेक्षा नहीं कर सकते, बच्चे ये जो पक्ष है इनको याद तो रट तो लेते हैं, याद तो कर लेते हैं, लेकिन वो उसके तह तक नहीं पहुंच पाते। मैं अगर आपको पढ़ाता हूं और मेरे पढ़ाने के बाद आप केवल कुछ जान पाए हैं, सीख पाए हैं, याद कर पाए हैं, लेकिन उसके बाद आपके कहीं भावनात्मक पक्ष का या क्रियात्मक कौशल में आपका कोई विकास नहीं हुआ है, तो मतलब यह माना जाएगा सीखने सिखाने की प्रक्रिया अधूरी है। बच्चा निष्क्रिय होकर के केवल कुछ बातों को जान ले,
एक पक्ष का आंशिक विकास हो लेकिन दूसरे पक्ष अप्रभावित रहे, उनको कोई विकास ना हो, सीखने की प्रक्रिया को पूरा नहीं माना जा सकता। तो ब्लूम ने और उसके सहयोगी ने कहा कि एक और पक्ष होता है भावात्मक पक्ष, जिसका संबंध हमारे संवेगों से, हमारी रुचियों से, हमारी प्रेरणाओं से, हमारी अभिवृत्ति से होता है, ये भावात्मक पक्ष। और इस पक्ष का जो वर्गीकरण किया ये क्रथवाल 1964 में क्रथवाल और उनके सहयोगी ने किया। अब क्रथवाल और सहयोगियों में कई बार नाम क्रथवाल के साथ मसीहा का आता है, मैंने लिखा है अपने नोट्स में, क्रथवाल और मसीहा ये प्रमुख नाम है। स्वयं ब्लूम भी इन उद्देश्यों के वर्गीकरण में शामिल थे। तीसरा जो पक्ष था, तीसरा पक्ष जो क्रियात्मक पक्ष होता है, क्रियात्मक पक्ष जिससे हम साइकोमोटर, क्योंकि ये अंग्रेजी में आपको ध्यान रखना है, साइकोमोटर, मनोगत्यात्मक पक्ष भी इसको बोलते हैं, मनोगत्यात्मक पक्ष। और ये जो संज्ञानात्मक पक्ष जो होता है इसको अंग्रेजी में कॉग्निटिव डोमेन, इसका संबंध कॉग्निशन से होता है। और जो भावात्मक पक्ष होता है ये अफेक्टिव डोमेन, अफेक्शन, स्नेह, भाव। तो कॉग्निशन, अफेक्शन एंड साइकोमोटर, मनोगत्यात्मक, इसमें गतिक क्रियाएं ली जाती हैं। तो गति युक्त जो व्यवहार होता है एक बच्चे के अंदर कौशलों के निर्माण के लिए मनोगत्यात्मक जो पक्ष होता है वो उत्तरदायी होता है, कौशलों का निर्माण इसमें होता है। तो मैंने जैसे आपको बहुत सरल भाषा में एग्जाम्पल दिया था कि आपको किसी ने कुछ सिखाया, वो सीखने के बाद आपके अंदर कुछ भावनाएं जागृत हुई, कुछ आपके अंदर कुछ रुचियां जागृत हुई, आपकी रुचियों के अंतर्गत आपने कुछ चीज़ें जानने के लिए अपने आप को तैयार किया, प्रिपेयर किया, तो अभिवृत्तियों में आपके परिवर्तन आया, वो आपके भावात्मक पक्ष के विकास का द्योतक है। और उसके बाद आपने उस कौशल को अर्जित किया अपने हस्तचालित, हस्तपरक क्रियाओं के माध्यम से, वो आपकी क्रियात्मक साइकोमोटर डोमेन का आपका विकास है। तो ये सबसे पहले हमको सबसे प्रारंभिक तौर पर ये बात हमको ध्यान रखनी है कि व्यवहार के जो ब्लूम की वर्गीकरण का सबसे पहला आधार है कि व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं। और वो 3 पक्ष जो होते हैं उन तीनों पक्षों में पहला पक्ष होता है संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावात्मक पक्ष और तीसरा होता है क्रियात्मक पक्ष। हमने इसको हेड, हर्ट और हैंड, HHH फॉर्मूले के नाम से भी इसको जाना है। ये तीनों पक्षों का विकास अत्यंत सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक होता है। और इन पक्षों के अंतर्गत इन सभी ने 1969 में सिम्पसन ने जब इसके अंतर उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, उसके बाद 1970 में एक और नाम इसमें जाना जाता है, वो मैंने लिखा है किवलर का भी नाम 1970 में इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया। इनका संबंध भी क्रियात्मक पक्ष से है। तो सिम्पसन और किवलर इन दोनों को याद रखेंगे, यहाँ पे क्रथवाल को याद रखेंगे, एक मसीहा शब्द और आता है, मसीहा व्यक्ति, और तो ये इसमें शामिल थे। और BS ब्लूम संज्ञानात्मक पक्ष से, ये 3 पक्ष आपको याद रखने हैं। अब दूसरा प्रश्न इसमें खड़ा होता है कि संज्ञानात्मक पक्ष के, भावात्मक पक्ष के और क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्यों का निर्धारण हुआ। तो ये हम इसको देखते हैं। और इसमें मुझे बच्चों ने कई बार कहा, क्योंकि मैंने खुद अपने, जैसे मैंने बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाया है, वहां मैंने बच्चों को दोनों संदर्भ के साथ पढ़ाया। संज्ञानात्मक पक्ष की अगर मैं बात करूं, संज्ञानात्मक पक्ष, और आप याद रखें ये इन उद्देश्य, इनके अंतर्गत जो उद्देश्य निर्धारित किए गए, उन उद्देश्यों का जो व्यवस्थीकरण जो हुआ, उनको व्यवस्थित किया, वो सरल से जटिल के क्रम में किया, एक बढ़ते क्रम में किया। सरल से जटिल के क्रम का मतलब है कि BS ब्लूम ने और उनके सहयोगियों ने इनके अंतर्गत जो उद्देश्य निर्धारित किए कि बच्चा अगर इस क्रिया को कर लेगा तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का सूचक माना जाएगा, अगर बच्चा ये भी कर लेता है तो इसका अर्थ होगा कि उसने ये उद्देश्य भी प्राप्त कर लिया है। और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में ब्लूम की वर्गीकरण जो है ये एक महाग्रंथ के तौर पे देखी जाती है, क्योंकि इस बात को आप जानते हो कि हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बिना उद्देश्यों के निर्धारण के संचालित कर ही नहीं सकते, कभी कर ही नहीं सकते। तो ये जो उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, ये इस प्रकार से एक सोपानिक रूप में है, एक क्रमिक रूप में है कि आप जब तक आप पहला उद्देश्य प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आप दूसरा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जब तक आप दूसरा प्राप्त नहीं करेंगे जब तक आप तीसरा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये एक क्रम के रूप में है। तो किसी भी उच्च स्तरीय उद्देश्य के प्राप्ति के लिए
निम्न स्तरीय उद्देश्य का प्राप्त होना आवश्यक है। तो संज्ञानात्मक पक्ष में, और ध्यान रखिए मैं इसका वीडियो 2 खंड में बनाऊंगा, 2 खंड में इसलिए क्योंकि चर्चा बड़े वीडियो में बनाना नहीं चाहता, आप संक्षिप्त छोटे वीडियो में देखें, यही से आपको कई सारे प्रश्न बनेंगे। संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जो उद्देश्यों का निर्धारण किया वो सबसे पहला ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ये इसके 6 उद्देश्य हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। और मैंने आपको कहा था कि प्रश्न यहीं से ही उठना शुरू हो जाते हैं और यहां से उठे प्रश्न आप गत परीक्षाओं को देखेंगे तो प्रश्न पहला प्रश्न आपका उठता है, आपको प्रश्नों के दृष्टिकोण से देखना है रीड के, कि पहला प्रश्न आपका उठता है कि निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। तो संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है। आपको जो विकल्प में 4 उद्देश्य होंगे उसमें 3 इनमें से होंगे, एक कहीं अन्यत्र का होगा। आपको ये 6 याद होंगे तो आप वो जो भिन्न उद्देश्य जो संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है आप उसे पहचान पाएंगे। दूसरा प्रश्न जो बनता है वो यहीं से आप समझ लीजिए कि संज्ञानात्मक पक्ष का ये ज्ञान ये सबसे पहला सबसे निम्न स्तरीय उद्देश्य है और मूल्यांकन सबसे उच्च स्तरीय। तो प्रत्येक पक्ष में ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न आपका बनेगा कि सबसे निम्न स्तरीय उद्देश्य कौन सा है, संज्ञानात्मक पक्ष का सबसे निम्न स्तरीय उद्देश्य कौन सा है और सबसे उच्च स्तरीय कौन सा है। तो ये आपको प्रत्येक पक्ष में आपको याद रखना है कि संज्ञानात्मक पक्ष के कुल उद्देश्य कितने हैं, ये है 6 हैं। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो कौन सा एक नहीं है, ये एक प्रश्न बन गया। निम्न स्तरीय उद्देश्य कौन सा है, ज्ञान है। उच्च स्तरीय उद्देश्य कौन सा है, मूल्यांकन है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके प्रश्न बन गए। किसने इसका वर्गीकरण किया, बीएस ब्लूम ने किया। कब किया, 1956 में किया। इस पक्ष का संबंध किससे होता है, बौद्धिक क्षमताओं से, मानसिक क्षमताओं से होता है। इतने सारे प्रश्न आपके एक पक्ष से आपके बनते हैं। दूसरा पक्ष जो होता है वो होता है भावात्मक पक्ष, और भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण जैसा मैंने आपको कहा कि क्रथवाल और मसीहा ने उसके सहयोगी ने किया। तो भावात्मक पक्ष के अंदर आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्ययीकरण, और मैं अभी संप्रत्ययीकरण, संगठन और चारित्रीकरण, ये 6 उद्देश्य 1 2 3 4 5 6। अब आपको मेरे कुछ जो विद्यार्थी हैं जो मेरे से लगातार जुड़े, जिन्होंने ऑफलाइन में पढ़ा, मैंने उनको कई बैचेस में मैंने आपको 6 भी लिखा है और कई बैचेस में 5 भी लिखा है। वो बच्चे विशेष तौर पे सुन ले क्योंकि उनके अंदर ये जिज्ञासा थी और मुझे लिख करके भी डाला। मैं आपको कई सारी प्रमाणिक पुस्तकें, और मैं जो बच्चे कमेंट करके कुछ भिन्न स्थिति बताते हैं कि सर हमने भिन्न पढ़ा है, निसंदेह वो आप मुझे किसी भी टॉपिक को लेकर के आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं सबका निवारण मैं करने में सक्षम हूं। मैं संदर्भ पुस्तकों के साथ, बड़ी संदर्भ पुस्तकों के साथ आपके संदेह का निवारण। तो मैं इस संबंध में मैं बता दूं कि भावात्मक पक्ष में आप कई सारी प्रमुख पुस्तकें देखेंगे, वहां पे इस संप्रत्ययीकरण को इसके अंतर्गत शामिल किया। तो 5 उद्देश्य, जैसे संख्यात्मक तौर पे बच्चों ने कहा कि सर अगर संख्यात्मक प्रश्न आ गया कि भावात्मक पक्ष में कितने उद्देश्य होती है कि 5 के 6, तो संख्यात्मक प्रश्न इसमें आता नहीं है, प्राय नहीं आता है। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाए तो फिर बच्चों ने कहा कि सर 5 करें कि टिक रहे, तो मैंने कहा कि 99.99% संख्यात्मक आएगा नहीं। प्रश्न ये आएगा कि इनमें से कौन सा एक उद्देश्य भावात्मक पक्ष का नहीं है। लेकिन संख्यात्मक आ जाए, फिर भी अगर आ जाए, हमने मान लिया, तो आप 6 टिक कर दीजिए, आपका 6 उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। लेकिन कई सारी प्रमुख प्रमाणित पुस्तकों में 5 दे रखे हैं, संप्रत्ययीकरण को संगठन के साथ जोड़ा है। तो 5 और 6 में कोई अंतर नहीं है, तथ्यात्मक तौर पर कोई अंतर नहीं है, लेकिन हम उसको तोड़ के लिखते हैं। ये 5 आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संप्रत्ययीकरण, संगठन और चारित्रीकरण, ये भावात्मक पक्ष का होता है। और तीसरा जो पक्ष होता है क्रियात्मक, जिसका 1969 में 1969 में वर्गीकरण किया सिम्पसन ने। तो इसके अंतर्गत जो उद्देश्य लिए वो सबसे पहला उद्देश्य था उद्दीपन, दूसरा कार्य करना मैनिपुलेशन, तीसरा नियंत्रण, चौथा समन्वय कोऑर्डिनेशन, पांचवा
स्वाभाविकरण और छठवां कौशल निर्माण या जिसे आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। और यहां भी आपको जो मेरे पूर्व विद्यार्थी हैं उनको पता है, यहां भी मैंने 6 भी लिखा है, कुछ बैचेस में 5 भी लिखा है और वो भी 6। ये जो 5वां 6वां जो है यहां पर ये भिन्न है, ध्यान रखो मैं स्टार लगा देता हूं, यहां पर ये भिन्न है और निश्चित तौर पर ये इसका एक भाग होता है। स्वाभाविकरण की जो अगली स्टेज होती है वो कौशल निर्माण होती है। तो ये इसमें निहित था जहां मैंने 5 लिखा है। ये प्रमाणिक पुस्तकों में लिखा हुआ है। जिस ज्ञानी को, जिस विद्वान को मेरे से जानना है, मेरा नंबर मेरे फेसबुक और सब अकाउंट्स पे उपलब्ध रहता है, कभी निसंकोच मेरे से बात कर सकता है। तो मैं प्रमाणिक पुस्तकों के संदर्भ के साथ आपसे जोड़ता हूं। तो हम सबसे पहला जो प्रश्न याद रखेंगे, सबसे पहला प्रश्न आप ब्लूम की वर्गीकी के मुख्य प्रश्न को समझ लीजिए। आपकी परसों रीड है, मैं फिर आपको बोला आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि व्यवहार के 3 पक्ष उल्लेखित किए, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष का संबंध बौद्धिक क्षमताओं से, मानसिक क्षमताओं से होता है। भावात्मक पक्ष का संबंध आपकी भावनाओं से, आपके संवेगों से होता है, आपकी अभिवृत्तियों से होता है। और क्रियात्मक पक्ष, उसका संबंध आपके हस्तचालित क्रियाओं से होता है, कौशलों से होता है, इसीलिए उसको साइकोमोटर गति युक्त व्यवहार से होता है। तो तीनों पक्षों का संबंध किस किस से है। दूसरी बात, तीनों पक्षों के उद्देश्यों का निर्धारण किस किस ने किया। तो संज्ञानात्मक पक्ष का किया बीएस ब्लूम ने, भावात्मक पक्ष का किया क्रथवाल मसीहा ने और क्रियात्मक पक्ष का किया सिम्पसन ने। एक केवलर नाम और क्रियात्मक पक्ष के साथ आप जोड़ेंगे। तीसरी बात, तीसरा प्रश्न बनेगा कि इन तीनों पक्षों में कौन कौन से उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से उद्देश्य हैं, ये उद्देश्यों के नाम आपको याद रखने हैं। ये कौन से उद्देश्य है, तो प्रश्न आएगा कि कौन सा एक उद्देश्य संज्ञानात्मक पक्ष का नहीं है, या कौन सा एक भावात्मक का नहीं है, कौन सा एक क्रियात्मक का नहीं है। ये प्रश्न आप तब कर पाओगे जब आपने उन उद्देश्यों को अच्छे से दिमाग में रखा होगा कि ये इस पक्ष का है। और आप देखेंगे गत रीट में आया भी है और इस रीट में भी आ रहा है प्रश्न, गारंटी से उद्देश्यों, ब्लूम की वर्गीकी से एक प्रश्न आ रहा है। तो इन के नाम याद रखेंगे, इनके निम्नतम उच्चतम स्तर याद रखेंगे। सबसे निचला, सबसे उच्च कौन सा है, ऐसे निम्न और उच्च स्तर से प्रश्न आपका बना है। तो इस खंड में मैं आपको बस इस जानकारी के साथ कि ब्लूम की वर्गीकी का ये सबसे पहला पहलू है व्यवहार के, फिर इनके इन उद्देश्यों की फिर व्याख्याएं हैं कि किसके अंतर्गत कौन सी क्रियाएं हैं, वो मैं आपको दूसरे वीडियो में डालता हूं। तो जिससे वीडियो आपका बड़ा ना हो, संक्षेप में आप इसको पढ़ सके। तो कौन से उद्देश्य हैं, कौन कौन से पक्ष हैं, उनके अंदर कौन कौन से उद्देश्य हैं, किसने उसका वर्गीकरण किया, ये आपका सबसे पहला प्रश्न बनेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। और परसों रीट में यथासंभव इसमें से एक प्रश्न आ रहा है। तो विद्यार्थियों, आपको मेरी शुभकामनाएं। आप परसों रीट देने जा रहे हैं। ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपनी जिज्ञासाओं को दूर कीजिए और आपके जो कोई भी आपकी निसंकोच आपकी शंका है उससे आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। मैं प्रयास कर रहा हूं, जितना समय बचा उसके हिसाब से मैं अधिकतम प्रयास कर रहा हूं। कल हो सकता है मैं 1 से अधिक वीडियो डालूं जिससे आपका केवल आपको सुनना है। और ध्यान रखो, इस अंतिम समय में पढ़ने से ज्यादा सुन करके आपका ज्यादा काम होगा, सुनी हुई बात आपको ज्यादा याद रहेगी, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो मैंने आपको बिल्कुल प्रारंभ में बोली थी, रीट आपकी हो जाएगी, लेकिन मेरा और आपका ये जो सफर है, ये आपका सफर आपका चलता रहेगा। मैं सेकंड ग्रेड और लेक्चरर परीक्षा जस्ट बहुत जल्दी आने वाली है, भर्ती विज्ञापन बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं, तो वहां आपके साथ फिर कंटिन्यू करेंगे एक लंबी पारी खेलने के लिए। और मैं निश्चित तौर पर यह बता दूं, जो बच्चे अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं उनको अभी से अपनी योजनाएं बनानी पड़ेंगी सेकंड ग्रेड और लेक्चरर के लिए। अभी से योजनाबद्ध होना पड़ेगा, एक अच्छे प्लानिंग के साथ आप चलोगे, निश्चित तौर पर इसी सत्र में आप सफल होगे। मेरी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।